मैं केस स्टडी आज आपको बताता हूँ कि क्या केस स्टडी है। एक मेरे बहुत मतलब टाइम से फॉलोअर है, फैमिली बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। उनका बच्चा बहुत परेशान था, उसको साथ कुछ पैरानॉर्मल इशू था, वो सब रिजॉल्व हुआ। तो जब आदमी खुद किसी को एग्ज़ाम मतलब फॉलो करता है और अपना रिजल्ट देखता है तो वो दूसरे को ज़रूर रिकमेंड करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो उनकी एक रिलेटिव थी, उनकी सिस्टर इन लॉ थी। उन्होंने वो बहुत दिनों से परेशान है। अब उस सिस्टर इन लॉ की लाइफ में हुआ क्या कि बहुत एज तक उनकी शादी नहीं हुई। प्रॉब्लम्स थी उनकी पर्सनल, जो भी प्रॉब्लम्स थी। शादी लेट हुई तो दिक्कत इतनी कि डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद एज बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन पहली शादी से एक बेटी हो गई थी। अब दूसरी शादी ना होके थे, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत समय। एज ऐसी हो गई थी अराउंड 40, और उस टाइम उन्हें एक रिश्ता आया, और वो भी बंदा क्या कहते हैं, वो भी डिवोर्स थे, सेपरेटेड थे, पता नहीं। हाँ, उनका रिश्ता आया, और वो एक पैर से थोड़े हैंडीकैप थे। तो उन्होंने उस रिश्ते को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब इतना बड़ा जीवन है, बेटी मेरे साथ है, कैसे बिताऊंगी। सही। उन्होंने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके वो चले गए। पर हमेशा की तरह मैंने ये नोटिस किया है कि एक रिश्ते से हर आदमी सेटिस्फाई नहीं होता। तो उनके जो इन लॉज थी, वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे। ओके। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पहले दिन से वो कहते ना कि आप किसी से मिलो तो वाइब्रेशंस आपको पता चल जाती। तो पहले दिन से वो उनके खिलाफ थे, और उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग ठीक ठाक थी। हस्बैंड इन लॉज अपने पेरेंट्स के कहने में आकर कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। वो अपने घर आ जाती थी। घर आने के बाद उसे महसूस होता था मैंने गलती की, वो माफ़ी मांग कर उन्हें वापस बुला लेता था। तो हस्बैंड वाइफ की मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो उस आदमी की ये थी कि उसने उस बेटी को भी बहुत अच्छे से अपनाया। मतलब उसने उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अपनाया, प्यार किया, सब कुछ ठीक था। क्योंकि फैमिली संतुष्ट नहीं थी, तो वो बार बार उन पर कुछ ना कुछ टोने टोटके, कभी उनके अंडरगारमेंट्स खो गए हैं, कभी उनके दूसरे कपड़े खो रहे हैं, कभी उनके साथ उनका पर्सनल सामान खो रहा है, बिलोंगिंग्स। उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और जब सामान लगातार खोया, उसके 2-3 साल शादी को हुए, और 6 महीने पहले, अब से 6 महीने पहले उनके साथ क्या हुआ, उनकी बॉडी के इतने हिस्से ने ना धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मतलब उनसे उनको परिस्थिति ये आ गई कि 40 साल की उम्र में उनको सहारा लेके चलना पड़ा। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल, एमआरआई कराया, कुछ नहीं आया। कोई डॉक्टर कहता था शाइटिका का पेन है, कोई कुछ और बता देता था, कोई कुछ और बताता था, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। कोई भी पेन अगर है, और अगर वो आपकी बॉडी के किसी पार्ट से ड्राइव्ड है, तो टेस्ट में आएगा। सही। ना किसी टेस्ट में आता था, ना कुछ आता था। और वो मतलब इस लेवल पर वो लेडी आ गई थी कि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता था। चलना उसका बंद हो गया था, वो बिस्तर पे आ गई थी। और अब उसकी ये परिस्थिति, उसके मन में ये आता था कि मैं सुसाइड करूं, क्योंकि अब जीवन आगे चल नहीं पा रहा, और जवान बेटी सामने है। मतलब जवान तो नहीं, उसकी बेटी मेरे ख्याल से 8th-9th क्लास में है। बेटी बड़ी बड़ी है। तो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा आगे का जीवन चलेगा कैसे। सुसाइडल थॉट्स और ये सब चीज़ें। और जब उसको लास्ट कुछ समझ नहीं आया ना, तो वो अपने किसी रिलेटिव जो मेरे को फॉलो करते थे उनसे उसने डिस्कस किया। तब उन्होंने कहा कि आप एक बार मिलो आकर। वो आए। जब मैं उनसे मिला और मैंने उनसे डिस्कस किया और मुझे चीज़ें समझ आई और अपनी कैलकुलेशन की मैंने, तो ये समझ आ गया इनके साथ आसन स्तंभन किया गया है। आसन स्तंभन। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी बात बताई थी, लोग वशीकरण वशीकरण बहुत करते हैं, पर मेरे पास ज़्यादा केसेस स्तंभन क्या है। स्तंभन। और ये आसन स्तंभन स्तंभन तो सुन लिया, आसन स्तंभन पहली बार सुना है। स्तंभन अलग अलग तरीके का होता है। बुद्धि स्तंभन होता है जिसमें बुद्धि को ठहराव कर, बस मतलब बांध दिया अगर जाता है। स्तंभ कर दिया जाता है, तो बांध दिया ध्यान कि जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं करता, शरीर चलता रहता है। आसन स्तंभन में शरीर काम शरीर करना काम। बंद करता है, दिमाग चलता रहता है। सही। तो उसको आसन स्तंभन हुआ। और आसन स्तंभन था, और
ये जानना बहुत ज़रूरी था कि किसने किया, क्यों किया, से क्या उद्देश्य था, क्योंकि हर इंसान की पहली होती है भाई आप मुझे बताओ। अच्छा, लोगों को ऐसा भी लगता है, मैं आज इस केस स्टडी के बीच में आपको बता दूं, क्योंकि कई कमेंट्स हम पढ़ते हैं और कई केस स्टडीज लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि उसका नाम बता दो, नाम का पहला अक्षर बता दो। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई शीशे का ग्लोब है और उसमें सारी पिक्चर चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सुनील जी। हम भी एक कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं। उस कैलकुलेशन में क्लाइंट के द्वारा दी गई जानकारी से हम ज्वाइन द डॉट्स करते हैं और फिर अपनी सिद्धियों के माध्यम से वाइब्रेशंस को तलाशते हैं और एनर्जी सिस्टम के माध्यम से ये पता चल पाता है कि वो कौन सा आपका रिलेटिव है या जानकार है जिसने आप पर ये क्रिया की। ऑब्वियसली अनजान आदमी तो करेगा ही नहीं, सही। अनजान आदमी को आपसे क्या लेना देना। खैर, उन्होंने मुझे 2-3 बार अपने कुछ एक रिश्तेदारों के बारे में बताया ये वो, तो जब मैं डिस्कस कर रहा था और मैं देख रहा था तो मुझे ये समझ आ रहा था कि ये लोग पॉसिबली इनके पीछे हैं। जब धीरे धीरे डिस्कशन बढ़ा और पता चला कि उनके अंडरगारमेंट्स गायब हुए हैं और फिर वो अंडरगारमेंट्स उनकी इन लॉज की अलमारियों से मिल गए, ओके, तो ये क्लियर हो गया कि करने वाला कौन है। ठीक है, अब ये मैंने उनको बता दिया। मैंने उनको एक चीज़ और कही कि करने वाले को आप सामने से जाकर भी बोलोगे तो वो कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा और कानूनन इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है और कोई इसका रेट सही है। ना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसके पीछे पड़ो। हाँ, आप स्वयं को बचाओ, आपका ही नुकसान है। अपने को प्रोटेक्ट करो और आगे से उनसे सतर्क करो। सही। तो खैर, उस केस स्टडी में उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके लिए वही जो मेरा हमेशा का प्रोसेस है, हमने पहले उस क्रिया को निष्क्रिय करने की कोशिश की और उसके लिए हम गए ऋषिकेश। अच्छा, इस केस में क्या था, उनको ना कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती उनके इन-लॉज ने खिलाई। ठीक है, तो जब हमने ये चेक किया कि वो क्या चीज़ें उन्हें खिलाई गई, तो उनको शमशान की राख खिलाई गई, जिसे बाद में इन-लॉज ने एक्सेप्ट किया इनडायरेक्टली किसी और रिलेटिव के थ्रू। ओके। भाई हमने शमशान की राख इसे खिलाई थी और हमें ये कहा गया था कि धीरे धीरे बिस्तर पे आएगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो वो आसन स्तंभन को खत्म करने के लिए हम उनको लेकर गए और ऋषिकेश ले जाकर जो भी क्रिया का था उस क्रिया को पहले निष्क्रिय किया और निष्क्रिय करके उसको उनको ठीक किया और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वही अभी जो बात हम ऑफ कैमरा कर रहे थे कि आज क्रिया करिए कल ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा देता हूँ कि चमत्कार नहीं होता, जिसने डैमेज कर दी वो डैमेज हो चुकी। सही। हम पहले पिछली क्रिया को निष्क्रिय करेंगे ताकि और डैमेज ना हो और अपने उपायों और सिद्धियों के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि पिछली डैमेज जितनी रिकवर हो सकती है हो जाए। आसान शब्दों में डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल। तो अगर अब देखो एक बात बताओ, ईश्वर ना करे किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया बड़ा, पैर में रॉड डल गई, अब डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट हो सकता था कर दिया, सही। रॉड डल गई, तो वो रॉड डलने के बाद वो जो पैर है ना वो रिपेयर्ड है, नया नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? और वो हमेशा वो मतलब ओरिजिनल तो हो ही नहीं सकता, वो कभी ओरिजिनल नहीं होगा, वो हमेशा डैमेज कंट्रोल रहेगी। ठीक है, साइंस इस हद तक आ गया कि बहुत हद तक रिकवरी हो जाती है, लेकिन मैंने बहुत केसेस में देखा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस महसूस होता है। वो तो होगा भाई, नेचुरली बात है ना? तो हमारे साथ भी यही, हमारे केसेस में लोगों को लगता है आपने जो क्रिया करी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इतनी जरूर आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अपने पैरों पे चलेंगे फिरेंगे, आप बेहतर रहेंगे, धीरे धीरे आपका जो आसन स्तंभन का असर है वो खत्म हो जाएगा, आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ईश्वर की कृपा से वो काफी बेहतर है, चल फिर रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। और ये जो प्रोसेस के दौरान वो जो अपने इन लॉ से फिर सेपरेट रहे हैं या फिर? देखिए, वो एक्चुअली आसपास रहते हैं, सेपरेट भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है, एक मोहल्ले में घर कह सकते हैं, एक ही प्रेमिसेस में घर है, तो फ्लोर अलग अलग है। फ्लोर अलग अलग है, फ्लोर अलग, रसोई अलग कह सकते हैं, रसोई भी अलग है। ओके। पर इतनी क्लोज जो है वो रिलेटिव में बचा कैसे जा सकता है? अब किसी भी तरीके से
हो सकता है कि वो डायरेक्टली ना पहुंचाएं कुछ ऐसी खाने वाली चीज़, इनडायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, बच्चों के हाथों से पहुंचा सकते हैं या फिर अपने बच्चे बेटे के हाथों से भी पहुंचा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन भी यही है। मैं अभी मुझे इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मिल जाएगा कि इतनी इनसिक्योरिटी में कैसे बच सकते हैं। मतलब जैसे आपने कहा, इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है वैसे, कि जो रिलेटिव्स हैं, एक तो हम कई लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि रिलेटिव है, नाम तो नहीं लेना। इसके अब दो धाराएं बन जाती हैं। एक धारा तो ये है कि ठीक है कि फूट नहीं, मतलब अब रिलेटिव का नाम बता दिया तो सीधा लड़ाई हो जाए, वो भी चलो कोई नहीं चाहता। दूसरा ये है कि पता ही नहीं है, तो बस एक कह दिया कि या तो रिलेटिव ही होगा या तो कोई जानने वाले होगा, इन दोनों से अलावा कौन हो सकता है ना। ये चीज जो है आपके हिसाब से, जैसे अभी नहीं थोड़ा सा आपने बताया इसको कि आपकी एनर्जीज काम करती हैं, उससे आपको कुछ नाम पता लगता है, लेकिन चलो वो तो किसी ने कर दिया, अब हमें क्या पता कि कौन सा रिलेटिव हो सकता है। हमारी नज़र में हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला जो आदमी है, हो सकता है वही हमारा दुश्मन हो। पंजाबी में कहावत है कि जो माँ से भी ज़्यादा प्यार करे, यानी पंजाबी में एक बोल बोलते हैं, माँ तो ज़्यादा प्यार करने वाली फफे कुटनी, है ना। तो कहना है कि जो माँ से भी ज़्यादा आपसे प्यार जताए ना, तो वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई प्यार जता नहीं सकता। जता नहीं सकते। तो चलो थोड़ा सा ये भी समझ आ सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहा है ऐसे, लेकिन इतनी इनसिक्योर, मैं आप एग्जांपल को किसी रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, मुझे उसका आता पता ही नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे साथ बड़ा अच्छा है, मैं वहां पर चाय पी रहा हूँ या मीठा मतलब मोटा मोटी चीज खा रहा हूँ, अब मेरे पे हो गया, उसके बाद जब हो गया फिर तो काम ही तमाम हो गया ना। इतनी इनसिक्योरिटी में हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ पर जो तरक्की याफ्ता है, अच्छी तरक्की कर रहा है, लोग इन मिथ से बढ़कर जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसको मिथ इसलिए कहूंगा कि जहां पर 99% झूठ हो, 1% सच हो, तो फिर हमें एक रास्ता लेना पड़ता है। ठीक बात। लेकिन हम उस 1% सच को भी दरकिनार तो कर नहीं सकते कि नहीं होता, है ना। ठीक बात। 1% तो है, चाहे 1% है। इतनी इनसिक्योरिटी में जहां पर कोई अच्छा भला इंसान काम कर रहा है और उसको ये महसूस होने लग पड़े कि मेरे रिश्तेदार ने कर दिया या मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हरा मान लूंगा, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। फिर वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे तांत्रिकों के पास लेकर जाती है जो उस बच्चे की, बंदे की बची खुची शक्ति को भी खत्म कर देते हैं, ठीक बात। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो शारीरिक हो। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तक बात जाने से पहले फिर वही बात, इतनी इनसिक्योरिटी में कैसे बचा जा सकता है, हमें हम कैसे ऐसे मापदंड ले सकते हैं जिससे ये हमें, हम मतलब बच जाएं कि हाँ भाई हमें ये काम नहीं करेंगे तो चाहे कोई भी रिश्तेदार आ जाए, कोई भी जानने वाला आ जाए, हमें कोई डर नहीं है। कोई कोई ऐसा, मैं हालांकि वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता रेमेडी, क्योंकि वो रेमेडी क्या होता है, बड़ी छोटी सी, यानी कि हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं। मैं उस रेमेडी को स्पिरिचुअली लेना चाहता हूँ, किसी टोटके के रूप में नहीं, कि क्या ऐसा नाम जप करें। चलो परमात्मा का नाम है, किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन जो अच्छे तरीके से इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल में लगेगा, घर पे नहीं लगा सकते आप। ठीक बात है। तो वो हॉस्पिटल ऐसा कैसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं आपकी बातों को एक एक करके जवाब देता हूँ। सही। और पहले आपकी कहावत से शुरू करते हैं। आपने जो कहावत बताई कि माँ से ज़्यादा कोई प्यार जताए, तो आपके शब्दों में आपके सवाल का जवाब है, माँ प्यार जताती नहीं है, करती है। करती है। और कोई प्यार जता रहा है जता रहा है। तो सतर्क हो जाओ। सही है। ठीक है, ये तो हो गई, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आ गई। दूसरी बात है कि इतनी इनसिक्योरिटीज़ में, इतनी टेंशन्स में, कि ऐसा क्या किया जाए कि हम पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। पहली बात तो ये है कि मैं अभी आपको ऑफ कैमरा एक बात कह रहा था कि हम सच बोलते हैं और लोग सुनना नहीं चाहते। सही है। ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं हम सच सुनना चाहते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते। सच ये है कि आपको कोल्ड हो गया, बहुत ज़बरदस्त वाला, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको क्या करना है, क्योर करना है, कैसे करेगा, मेडिसिन देगा या फिर जो भी अकॉर्डिंगली उसकी नॉलेज के हिसाब से जो भी उसको समझ आएगा। और अगर कोई महामारी होगी तो क्या करेगा, फिर एक उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट करेगा या कोई वैक्सीन दे देगा। सही। लेकिन क्या कभी लिख के देता है कि इस वैक्सीन के बाद दोबारा आपको महामारी नहीं होगी? रिटर्न तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं देता? उसका रीजन ये है कि जो भी वो यूज कर रहा है, जो भी मेडिसिन यूज कर रहा है, इट्स बेसिस ऑन रिसर्च।
उसमें एक पर्टिकुलरली एक नंबर्स होते हैं कि इतने लोगों पर की गया, इतना उसका सक्सेस परसेंटेज है, और जो आपकी दशा दिशा है उस हिसाब से यहाँ पर सक्सेस मिलने की 99.9% तक की संभावना है, 0.1% छोड़ दिया जाता है। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। वो बिल्कुल ठीक बात है। सच्चाई यही है, सही। लेकिन ये सच सुनना नहीं चाहते लोग। कोई नहीं सुनना चाहता। मैं एक सच्चाई आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप पर किसी तरह की कोई भी पैरानॉर्मल एनर्जी हुई है या नेगेटिव क्रिया हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोबारा ना हो। सही है, बिल्कुल। आप एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां पर सब कुछ है। आपने कहा भाई 1% मानो, चलो 1% ही मान ले, पर मैं हमेशा कहता हूं हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है, सही। और अस्तित्व है तो उसकी प्रेजेंस जरूर मौजूद है, और मौजूद है तो वो आपको प्रभावित भी कर सकती है। सही है। तो अगर आज आप पर कोई क्रिया हुई है तो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि आप मानव शरीर लेकर पैदा हुए। बिल्कुल। इसमें हर तरह की परेशानी आ सकती है। कोई अगर आपको ये कहता है ना कि मैं आपको एक पूजा बता रहा हूँ इसके बाद आपको कभी कुछ नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ वो वही झूठ है जो कोई डॉक्टर आपको वैक्सीन दे के कहता है बीमारी दोबारा नहीं होगी, क्योंकि कभी डॉक्टर ये कहता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कि रिसर्च सर्टेन लोगों पे है कि भाई इसका असर आता है, और उस मैं आपको और स्पेसिफाई कर देता हूँ, वो रिसर्च ये कहती है कि होने के चांसेस कम है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि परसेंटेज के साथ परसेंटेज कम है पर हो भी सकती है। हो भी सकती है। अब आ जाते हैं किसी ऐसे समाधान पर कि क्या उसके होने के चांसेस कम हो जाए। या उससे पहले हमें एटलीस्ट पता हो कि किन चीज़ों को फॉलो करें, जिससे कोई हल्का फुल्का टूना टोटका करे, बड़ा तो नहीं, हल्का फुल्का, वो बस रास्ते में ही मतलब खत्म हो जाए। मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी, मैं उसे रेमेडी भी बोलूंगा, मैं उसे समाधान भी बोलूंगा, मैं उसे उपाय भी बोलूंगा, मैं उसे टोना टोटका नहीं बोलूंगा जो मैं बताने वाला हूं। सही। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतनी साधारण है, मुझे लगता है साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको सही वाइब्रेशंस नहीं आ रही, देखो इंसान को ईश्वर ने सेंस दिया है, वो तुरंत पहचान जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी नेगेटिविटी है और क्या उसकी नेगेटिविटी का असर है, क्या वो वाइब्रेशन उसको उससे मिल रही है। तो जब आपको समझ आ जाए कि कोई आपके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रख रहा, किसी का आपके प्रति दुष्प्रभाव है या किसी के मन में आपके प्रति द्वेष है और आप उसे महसूस कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा सतर्क रहें। जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई उसके हाथ का, आप मीठे की बात करें तो कोशिश करें अवॉइड करें, उसके हाथ का घर का बना हुआ मीठा अवॉइड करें, और किसी भी तरह की ऐसी क्रिया में शामिल ना हो जो आपको पॉजिटिव ना लग रही हो, आपको सात्विक ना लग रही हो। और उपाय क्या है जिसको मैं बात करूं, एक रुद्राक्ष, जो आपको लगता है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये पूछ सकते हैं कि आपके लिए आपकी राशि के हिसाब से सबसे बेस्ट रुद्राक्ष कौन सा है। और यदि आपको नहीं समझ आ रहा, कोई मेंटोर भी अवेलेबल नहीं है, तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप लेकर पहन ले, आसानी से अवेलेबल होता है। बिल्कुल। नेपाली सर्टिफाइड रुद्राक्ष 7 मुखी, आप साधारण सा रुद्राक्ष है, एक लाल धागे में आप डाल लीजिए। आसान साधारण मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो इजीली अवेलेबल है, वैसे तो वो इतना इम्पैक्टफुल है कि बड़े बड़े कवच आप पहन लो तो उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। और रुद्राक्ष इतना जरूर मेक श्योर करेगा कि यदि आप पर कोई विपत्ति हुई है तो पहले या तो वो कवच यानी वो रुद्राक्ष टूट कर गिर जाएगा, ओके। या तो रुद्राक्ष ही टूट जाएगा या वो धागे से निकल के बाहर गिर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि किसी ने आप पे क्रिया करने की कोशिश की, आप बच गए, रुद्राक्ष ने बचा लिया। फिर उस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए, अगर सही है तो अभिमंत्रित कराकर रुद्र गायत्री से, जिसने रुद्र गायत्री सिद्ध किया हुआ है केवल वो ही उसे अभिमंत्रित कर सकता है, तो रुद्र गायत्री से उसे अभिमंत्रित कराइए और फिर से पहन लीजिए। और अच्छे कर्म साथ के साथ, ऐसा नहीं, कर्म सर्वोपरि है, कि सारे बुरे कर्म करने के बाद आप सोचो कि ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। असंभव। देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं, फिर आपकी बात को और बड़ा कर देता हूँ। मैं 7 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहा हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष की जो लॉर्ड है वो माता लक्ष्मी है, और रूलिंग प्लैनेट है शनि, और शनि है कर्म फलदायक। तो आप अगर सोचें कि मैंने रुद्राक्ष डाल लिया 7 मुखी, अब बुरे कर्म करूं, तो आपको इतनी जल्दी वो बुरे कर्म का फल मिलने वाला है ना इस बार, तो कि आप मतलब भुगतेंगे। तो बेहतर ये है
कि अच्छे कर्म करो, अच्छी दिशा में अपने आप को ले जाओ। और मैंने आपके लास्ट एपिसोड में भी ये बात कही थी, मुझे आज याद आ रही है, मैं आप फिर कहता हूँ, जब कुछ पास नहीं है तो समर्पण ही समाधान है। सही। ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, समर्पण ही समाधान है। ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जिस भी देवता को, इष्ट को मानते हैं अपने, चाहे वो कोई भी हो, आप उनके चरणों में अपने आप को विलीन कर दो, उनका नाम जपो, उनको याद करो, उनके मंत्र का जाप करो, उनकी आरती का, उनका चालीसा, जो आपके लिए संभव है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं यकीन दिलाता हूँ, ये छोटा सा उपाय भी अपने आप में कई सुरक्षा कवचों से बढ़कर है। बिल्कुल सही बात है गुंजन जी। अब हम इससे पहले कि कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करें, तो हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, जी। ताकि थोड़ा सा जो हमारे व्यू पैरानॉर्मल को सुनने आते हैं उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, और उसके बाद हम थोड़ा सा उसके सोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो फिर गुंजन जी, जो दूसरा आप बता रहे थे, आप केस स्टडी की कैमरे पे बात करेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। दूसरी केस से आज इत्तेफाक की बात है मेरे पास आपके लिए, दोनों केसेस स्तंभन से जुड़े हुए हैं, और दूसरा केस है बुद्धि स्तंभन का। बुद्धिस्ट। पर इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक व्यक्ति, जो एक लड़का, जवान लड़का, जो अच्छी खासी मतलब उसकी हेल्थ है, टचवुड, पैरामिलिट्री फोर्स से में उसने एक टाइम पे ज्वाइन किया और 3-4 साल सर्व किया, और 4-5 साल सर्व किया। तो सन 2012 या 13 में उसकी कुछ तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब इतनी हुई कि उसका 1 महीने में 91 केजी से वो 60-65 केजी पे आ गया। अब समझ आ नहीं रहा था, डॉक्टर्स को भी दिखाया, ऐसे कई केसेस हैं मेरे पास जिनमें ये चीज़ होती है। तो उसके साथ जो क्रिया की गई वो थी सूखे मशान की। ओके। अब सूखा मशान उसके साथ था, और उस समय उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से किया। मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो शायद मैंने किसी चैनल पे कभी रिवील नहीं की, कि ऐसा भी होता है। सूखा मशान था, उस व्यक्ति ने, जो साधक आया, उसके पास ये समाधान था नहीं। अब मेरी जो आदत है ना कि मैं हर बार ऋषिकेश क्यों जाता हूँ, आज आपको इस केस में समझ आएगी। उसके लिए ये संभव नहीं था कि वो उस एंटिटी को डील कर पाता। भाई डील कैसे करेगा? या तो उसको उठाकर अपने पास रखे, सही। या उसको उठाकर कहीं और स्थान दे, और कहीं और स्थान ना दे तो दूर ले जाकर कहीं उसको मुक्ति दिलाए। अब उसके लिए तीनों में से कोई चीज संभव नहीं थी। उसने उसको उस लड़के के साथ जोड़ दिया, मतलब अटैच हो गया, उसके साथ अटैच कर दिया, सोल होती है हमारी वैसे। और उसे एक समाधान के रूप में दिखा दिया। ओके। अब इस केस में क्या हुआ कि वो लड़का फिजिकली तो नॉर्मल फिट हो गया, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब घटना शुरू हो गया। उसको बार बार एक साया अपने आसपास दिखाई दे, उसे बार बार शमशान की स्मेल आती थी, उसे बार बार अपने शरीर में से स्मेल आनी शुरू हो गई। उसका नहाने को मन करना बंद कर दिया, उसके शरीर में एक अजीब सा आलस आना शुरू कर दिया। उसने अच्छी खासी पैरामिलिट्री फोर्स की जॉब छोड़ दी, जॉब तलाश करी, सिटिंग प्रोफाइल, कई साल बीत गए, कई साल। अच्छा, जिन्होंने ये क्रिया की थी वो उनके खास रिलेटिव थे, और कोई पारिवारिक दुश्मनी थी ना, वो वाला सीन था। तो अब उसमें लंबा समय बीतता गया, और इस लड़के के ना जीवन में ये चीज़ जुड़ गई। अब उसको समझ नहीं आता था कि मैं किसी को ये बताऊं कैसे, कि वो जो एंटिटी है वो तो मेरे साथ है हर समय। सोते हुए उसको उठा देती थी, जागते हुए उसको दिखाई देती थी, उसके काम पर उसको परेशान कर रही है, कभी उसको कुछ, मतलब उसको समझ आना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फियर ऑफ बीइंग गेटिंग जज्ड, उसने किसी को नहीं बताया घर में। वो परेशान होता रहा। अभी 6 महीने पहले ठीक उन्हीं लोगों ने उस पर दूसरी क्रिया की, वो थी बुद्धि स्तंभन। 6 नहीं, 8-9 महीने पे, साल भर पहले की बात है। 8-9 महीने, 10 महीने शायद, बुद्धि स्तंभन किया। अच्छा, मैं आज एक चीज और बता देता हूँ आपको। कई बार लोगों को लगता है कि आज आपने किसी पे क्रिया करी और कल उस पर असर आ गया, ऐसा भी नहीं होता। सही। समय लगता है, हर क्रिया को पकने में समय लगता है, धीरे धीरे इवेंचुअली असर आता है।
और हमें समझ नहीं आता। उस लड़के के साथ ये होने लगा, इतना मतलब मेडिकली फिट, यंग, बिल्कुल आप फिजिकली देखोगे तो जैसे बॉडी बिल्डर, ऐसी बॉडी उसकी, बहुत हैंडसम बच्चा है, अच्छी 6 सवा 6 फुट की उसकी हाइट है, 6 फुट से ऊपर का हाइट है वो। उसको ना उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जैसे वो उसने मुझे जब चीजें बताई सुनील जी, तो मैं हैरान रह गया। वो कहता है कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे बोलना कुछ है और मैं बोलता कुछ हूँ, मुझे करना कुछ है, मैं करता कुछ हूँ। वाइफ ने कहा ये गिलास उठा के यहाँ रख दो, मुझे समझ आएगा कि गिलास उठा के रखना, शीशे का गिलास। कह रहा मैं उठाऊंगा और उसे छोड़ दूंगा नीचे, गिलास टूट जाता है। कह रहे इस पे झगड़ा हो जाता है। कह रहे 1 2 बार मैंने वाइफ को इनडायरेक्टली कहा यार मैंने जान के नहीं किया, तो उसको उससे लड़ाई हो गई। कह रहा मैंने बताना बंद कर दिया। पर ये पिछले 6 8 महीनों से उसके साथ हो रहा था कि वो सोच कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, कंट्रोल हो गया। वो कह रहा है मेरा दिमाग को मैं मतलब जज नहीं कर पा रहा, वो मेरे एक्शंस मेरे दिमाग के हिसाब से नहीं चल रहे अब। कह रहा मैं ऑफिस में जाता हूँ, अचानक से खड़ा हो जाता हूँ, फिर मुझे याद आता है मैं खड़ा क्यों हूँ, मुझे तो बैठना, मैं बैठ जाता हूँ। कोई भी काम कर रहा हूँ तो करना मुझे कुछ है और मैं कर कुछ और रहा हूँ। किसी की लड़ाई हो रही है, मैं दूर खड़ा देख रहा हूँ, मुझे अंदर से ऐसा आया तू भी चल, और मैं लड़ पड़ा, सारा केस मेरे ऊपर आ गया। फिर मैं बाहर आके सोच रहा हूँ मेरे इनसे क्या लेना देना था। मतलब उसकी बुद्धि पर उस क्रिया का इतना असर पड़ा कि वो धीरे धीरे वो अपना वॉलेंट्री कंट्रोल अपने दिमाग पे खोता जा रहा था। और उसकी कंडीशन अब इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसने ना गिव अप करना शुरू कर दिया था। कह रहा उसने मुझे कहा कि भैया मैंने बहुत ट्राई किया, इनको लगता है मैं भूल रहा हूँ। कह रहा मैं भूल नहीं रहा था, पर अगर मुझसे कहा गया तुम्हें ये काम करना, मैं बाहर जाकर वो मतलब मेरे को दिमाग से होता था मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ और करता था। कह रहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब मैंने उसकी जब सारी चीजें देखी और उसको अच्छे से परखा तो मैंने कहा मुझे समझ आ गई बुद्धि स्तंभन है। तो मैंने उससे और कुछ चीजें पूछी। मैंने कहा भाई कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ हुई हो, दोस्तों के साथ बैठ के तुमने ड्रिंक करी हो या उसने कहा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। पर काफी चीजें जो उसने मुझे बताई वो मतलब मुझे हैरान कर दिया कि जैसे रात को अचानक से 12 बजे उठ गया, 2 बजे उठ गया। कह रहा मेरा मन कर रहा है मैं खूब सारा खाना खा। कह रहा खाना लेने गया, खाना रखा और नहीं खाया और बैठ गया। कह रहा नींद आती है, लेटने जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, लगता है बैठ के ही सोना है। मतलब दिमाग उसका पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। ऑफिस में उससे ना चाहते हुए भी गलतियां हो रही थी, घर में वाइफ के साथ झगड़े इतने बढ़ गए। कह रहा मैं इनको समझा ही नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, और कह रहा बता रहा हूँ तो इनको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली भी एक्सेप्ट, क्योंकि ये बात सच है। जब इंसान ऐसी बातें किसी को बताएगा कि उसने गिलास उठाया और उसका मन कर रहा है उसे फेंक दे, तो कौन एक्सेप्ट करेगा। सही है। और मेडिकल रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, वो कहेंगे भाई अपना इलाज कराओ दिमाग का। दिमाग का इलाज करा हूँ, दिमाग भी ठीक है। तो समझ उसको नहीं आ रहा, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। कह रहा अब वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तब मैंने समझा, अब मैंने उससे कहा यार बुद्धि स्तंभन है दोस्त, प्रोसेस हुई है, क्रिया निष्क्रिय करेंगे और ऋषिकेश जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है भैया मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी पीछे हमें मंडे को जाना था, और मंडे को ये पता लगा कि ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर। 3 4 5 दिन से लगातार ऋषिकेश में बारिश हो रही थी। तो मैंने उसको बोला यार एक दिन रुक जाओ, अभी रिस्क हो जाएगा, 2 दिन बाद चलेंगे। तो हम फिर वेडनेसडे को गए। जब मैं वहाँ जाकर पूजा में बैठा तो मुझे लगा यार क्रिया अपनी जगह, एक एंटिटी और है इसके साथ है। मैंने रोक के मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ और भी है आपके साथ। बोला नहीं। मैंने कहा जरा बताओ सच, एक एंटिटी मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है। उसने फिर मुझे सारी चीज डिस्क्लोज की कि इतने सालों से ये मेरे साथ है, मुझे अब ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही रहेगा। मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे को साई की तरह दिखाई देता है, मेरे को ऐसी शमशान की स्मेल आती है, मुझे ऐसा सब फील होता है। वो सब बातें उसने बताया, वो रोने लगा लिटरली। तो इतनी कंडीशन उसकी खराब हो चुकी थी। उसने मुझे बताया, मैंने उसको बोला कि ठीक है रिलैक्स, हम यहाँ आए हैं तो पूरे इंतजाम से आए हैं। मैं उस एंटिटी को भी यहाँ हटाऊंगा और उस क्रिया को भी आज निष्क्रिय करेंगे।
लिटरली जिस घाट पे हम जाते हैं पानी चढ़ा होने के, जिस उन्होंने घाट बंद कर रखा था, तो हम थोड़ा सा फांद के, वो बांस लगा रखे तो उनको फांद के उस पार गए नीचे घाट पर। कोई भी नहीं था, सुनसान था। तसल्ली से हमने पूजा करी और फिर स्नान करके हम वापस आए बड़ी मुश्किल में। उसको निष्क्रिय क्या रोक रहा, वो मतलब इतना हो गया। लेकिन उसके बाद उसका एक ही सवाल था कि भैया बस मुझे बता दो किसने किया, किसने किया, किसने। पूरे रास्ते उसका सवाल ये था। मैंने कहा दोस्त, हो सकता है मैं बता दूं, हो सकता है मैं 90% सही हूँ, लेकिन अगर 10% गलत हुआ, व्हाट इफ, सही सही, वो बिल्कुल सही बात है। अपने परिवार के दुश्मन बन जाओगे। हाँ, वो इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा खटकने लगेगा, चाहे वो कुछ न कुछ क्या भी ना हो। चाहे ना किया हो। हाँ, और मैंने कहा ये संभव है। बिल्कुल। मैंने, कोई भी इंसान भगवान नहीं है, उसकी कैलकुलेशन में 19-20 फर्क हो हो सकता है। सकता है। आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप फिट हो गए, मैंने आपको समाधान दे दिया। मैंने उसको साथ में रुद्राक्ष भी पहनाया हाथों हाथ। मैंने कहा आप इसे पहन लो, आपको कोई टेंशन नहीं है। और बस सतर्क रहो, यही कुछ आपको मैंने रिस्ट्रिक्शंस बता दिए। किसी भी रिश्तेदार से अगर आपको लगता है कि आपको नेगेटिविटी फील होती है, आप उससे ये सब चीज़ें थोड़ी दूर करो, अपने आप को बचाओ और बस सतर्क रहो। पर ये नाम के चक्कर में मत पड़ो। अब इसमें गुंजन जी, जैसे अभी बात चल ही रही थी कि आप ऋषिकेश लेकर गए। अब जब हम ऐसे कार्यों के लिए जाते हैं तो कभी आपको रुकावटें वगैरह बीच में आती है रास्ते बहुत में? हुई है, बहुत हुई है, जैसे कि बड़ी खतरनाक रुकावटें हुई हैं। एक बार का इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने, जब खास कोरोना था ना, तो उसमें पहले लॉकडाउन के खत्म होते ही रिस्ट्रिक्शंस फिर भी थी, दूसरा लॉकडाउन तुरंत लग गया था, अगर आपको याद हो तो। कुछ दिनों के बाद। हाँ, मतलब तुरंत ही लग गया था। और उसमें ये थी कि केवल उन लोगों को थी जो स्पेशल, जैसे जो फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, हाँ। मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों या को। फिर अगर वो गाड़ी पे जा रहा है, एक दो से ज्यादा लोग जा नहीं सकते। नहीं नहीं, वो उस टाइम भी नहीं, मैं उससे पहले ही बता रहा हूँ कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस थी। और हरिद्वार से पहले जो बॉर्डर आता है ना, उस बॉर्डर पे रोककर अंदर भेज दिया जाता था, जाओ पहले टेस्ट कराओ, टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको यहीं क्वारंटाइन कर देंगे, नेगेटिव आया तो केवल आगे जाने की परमिशन 2 लोगों को है, वो भी जो फूल वगैरह किसी की लेके जा रहे हैं, और किसी को इजाजत नहीं है। अब हमारे पास एक आया था, एक इमरजेंसी केस, और केस ये था कि एक व्यक्ति के साथ 3-3 एंटिटीज थी और तीनों खतरनाक। अब उन एंटिटीज को उठाना और ले जाना, उस टाइम हमने चूज किया कि रात में जाएंगे ताकि किसी तरह निकल जाए। हालांकि हमें रोका गया बॉर्डर पे, और हम पीछे लक्सर से एक रास्ता जाता है अंदर, वो बहुत जंगल वाला रास्ता है, बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्क लिया हमने। और वहाँ पर हम जैसे तैसे करके उससे वापस मेन हाईवे पे जुड़ जाता है। जब वो मेन हाईवे पे जुड़ा, तो मैं आपको बताऊं, गाड़ी अच्छी खासी 90 के आसपास की स्पीड में थी, और गाड़ी पे एक बड़ी तेज टक्कर हुई। ओके। हमने देखा साइड में, तो समझ नहीं आया क्या था। किसी ने कहा गाय ने टक्कर मारी, नील गाय है क्या। पीछे मुड़ के देखा, ना गाय थी, ना राइट देखा गाय थी, ना कुछ। गाड़ी रोक के देखा, कहीं कुछ नहीं था। अगर इतनी तेज टक्कर आएगी, गाड़ी इको स्पोर्ट थी फोर्ड की, टक्कर के बावजूद भी वो गाड़ी अपनी जगह रुकी रही। और हमने एक जगह अपने आप को रोका, हम बहुत बुरी तरह मतलब घबरा गए थे। पर मुझे ये समझ आ गया था कि एंटिटीज का प्रभाव था कि उन्होंने उस गाड़ी को इस लेवल तक झकझोर दिया कि गड़बड़ हुई है। मैंने उनको बोला कि अब आप इसको, कुछ ना कुछ तो टकराया है गाड़ी से, और बहुत तेज टकराया। दिखा नहीं दिखा उस पर मत जाओ, हम जिन एंटिटीज को लेके चल रहे हैं हमें जाना पड़ेगा। हम ऋषिकेश गए, और ऋषिकेश में जब गए तो पूरा ऋषिकेश खाली था, सुनसान था। और हम गए फटाफट से, हमने अपनी क्रिया की एंटिटीज को हटाया। और वहाँ से जब वापस हम आए, और उस टाइम हमने एक चीज़ की, मैंने कहा ड्राइवर साइड टक्कर लगी, हम ये गेट खोलेंगे ही नहीं अब, इधर के दोनों इधर से उतरेंगे, इधर से ही जाएंगे। सुनील जी, आप बिलीव करो, दिल्ली वापस आने के बाद वो गाड़ी वर्कशॉप में गई है, गेट खोला है, वो गाड़ी का पूरा पिलर दब गया नीचे। तो तब आपको महसूस नहीं हुआ? मतलब हमें ये तो पता लग गया था गड़बड़ हो चुकी है, हाँ। लेकिन गेट खुलते जो पिलर होता है ना दोनों हाँ, पीछे के गेट में, वो पिलर नीचे गिर गया था। यानी कहीं ना कहीं वो होल्ड करके रखा हुआ था, जैसे ही अब काम बस खत्म हो गया वैसे ही। खत्म। तो होता है, अक्सर असर पड़ता है। और एंटिटीज कई बार रास्ते में इतनी हैवीनेस कर देती हैं कि गाड़ी जिसमें हम जा रहे हैं ना, वो इतनी हैवी लगती है कि जैसे उसमें बैठे हुए 3 लोग हैं, पर वजन उसमें 10 लोगों का है। उसका प्रेशर इतना हो जाता है।
बट लेकिन अब जैसे जैसे देखो इतने साल हमें हो गए, अब हम थोड़ा सा और सतर्क हो गए, हर एक्सपीरियंस एक नई सीख देता है। तो मैं क्या करता हूँ उस कोशिश में कि अपनी किसी एंटिटी को जिसको हमने सिद्ध किया वो उसका सहारा लेते हैं और उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इसे कंट्रोल करके लेके चलो। ओके। उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिस एंटिटी को हम यूज कर रहे हैं उसको भी भोग के रूप में कुछ देना पड़ता है, बट हम सेफ हो जाते हैं। तो ये होता है। जैसा कि आपका कहना है कि जो ये कोई क्रिया करता है उसका असर भी एकदम से नहीं होता, और जैसा कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भाई हमने कुछ कर दिया तो उसका भी असर ही एकदम से हो जाए, खत्म भी हो जाएगा। उसको खत्म उसके प्रभाव को खत्म होने में भी समय लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अभी जैसे हमने इस जो आपका इंसिडेंट जिसमें एंटिटीज हावी हो चुकी थी या इसके पीछे का इंसिडेंट, मैंने एक चीज़ नोट की कि आपने कहा कि हमने उस एंटिटी को हटा दिया। तो अगर तो उस एंटिटी को आपने हटा दिया तो वो जो प्रभाव था वो भी उसी समय निष्क्रिय हो जाना चाहिए। देखो प्रभाव क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की, डैमेज कंट्रोल। अगर किसी ने आपकी बॉडी में डैमेज कर दी है, जैसे बुद्धि स्तंभन हो गया और बुद्धि पे प्रभाव पड़ गया, तो जो उसकी मेमोरी का लॉस है या जो उसके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है वो फिजिकल लॉस भी है एक तरीके का। जी अंदर से फिजिकल लॉस है। बिल्कुल ठीक है। अब उसकी रिकवरी कितनी स्पीड में होगी ये इंसान के अपनी सत्कर्म, स्टेट ऑफ माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड पे और बिलीफ सिस्टम पे कितनी तेजी से वो रिकवरी करेगा और किस हद तक रिकवर हो पाएगा। और जो आप एंटिटीज की बात कर रहे हैं, अब जब एंटिटीज छूट ही गई फिर तो वो प्रभाव उसी समय निष्क्रिय हो जाना चाहिए। नहीं, प्रभाव देखो अभी वही वाली बात है। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके आकर बॉल लगी सर में बहुत तेज, यहाँ से खून आ गया, बॉल तो चली गई ना। सही। खून को ठीक होने में, चोट को ठीक होने में वक्त लगेगा ना। बिल्कुल सही। तो सिमिलरली अगर एक एंटिटी ने आपकी बॉडी में हिट करके आपको एक लॉस दे दिया और हमने एंटिटी हटा दी, भाई एंटिटी साथ में जुड़ी हुई है तो लगातार लॉस दे रही है, अंदर से शरीर खा रही है, हमने हटा दिया, अब जो खा चुकी उसको रिकवर होने में तो समय लगेगा ना। बिल्कुल सही है। मैं आपको देखो प्रॉब्लम वही आगे जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने सवाल जरूर पूछा लेकिन मैं आपकी मंशा समझ रहा हूँ कि दर्शकों तक ये बात पहुंचे, भाई चमत्कार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। आप इंसान को इंसान रहने दो, उसे भगवान मत बनाओ। भाई अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं ना कि हम कहने के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग अ जेन्युइन होस्ट, मेरा जो कर्तव्य है वो है कि आपसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल सही बात, चाहे मुझे उसका आंसर पता भी हो। बिल्कुल सही कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, और अगर आपको पसंद नहीं भी आता तो मैं बड़ी गुस्ताखी से कहता हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों को सच में कोई प्रॉब्लम है और वो उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो एकदम से सोल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। तो यही कारण है कि टफ क्वेश्चंस पूछने का, ताकि उसके जो जवाब हैं वो भी अच्छे तरीके से निकले, ना कि बस कोई भी हो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इतने दिन में हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से निकल के ही काम होता है। जी कुंदन जी। सुनील जी, आपकी बात का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आज आपके पास आने से पहले ना एक एस्ट्रोलॉजिकल मीटिंग थी। ओके। एक क्लाइंट आया, उसके बच्चों की हमने काल सर्पयोग की पूजा कराई है। पूजा अपना प्रोसेस है, पूजा कर दी। और मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि आज पूजा हुई है, अब इवेंचुअली विद इन द पीरियड ऑफ अनदर 4, 5, 6 मंथ्स आप विजिबल चेंजेस देखेंगे। और क्या चेंजेस देखेंगे? पहले आप एफर्ट लगा रहे थे और रिजल्ट नहीं आ रहा था जी। अब आप एफर्ट लगाएंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 से 5, 6 महीने में वो आए मेरे पास। मैंने उनसे पूछा कि जी वो कुछ रिजल्ट आप बताओ। अब मैं उनको उसी टाइम एक बात के लिए टोका, वो जो पूजा करी थी ना उससे पहले लड़की की माँ मेरे पास आई अपनी बेटी को लेके और बेटे को लेके, और उसने मुझे कहा कि भाई ये इस लड़की की शादी के बारे में हम चर्चा चल रहा है और हम चाहते हैं शादी हो जाए जल्दी, है वो। ठीक है, उसके बाद 4 दिन बाद वो पूजा से पहले फिर आई और मुझे उसने कहा कि मैं अकेले इसलिए आई हूँ कि बेटी मेरी इंटरकास्ट शादी करना चाहती है और मैं चाहती हूँ पूजा से ऐसा कुछ हो जाए कि वो इंटरकास्ट ना करे। आप लोगों के सवाल देखो, वो पूजाओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उसको एक बात कहा, मैंने कहा अगर उसके लिए वो सही है तो पूजा का रिजल्ट ये आएगा कि उसकी उसी से शादी हो जाएगी, ये बात याद रख लेना। सही। और अगर वो उसके लिए सही नहीं है तो रिजल्ट ये आएगा कि उसका अपने आप उस पे से मन हट जाएगा। हाँ आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो एक एजुकेटेड लड़की है, उसको अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है, उसकी विजडम उसे अलाउ करती है
और उसका विवेक उसे अलाउ करता है। जी आप मेरे पास इस तरह के सवालों के लिए मत आइए। बिल्कुल। पूजा कर ली। आज वो जब आए तो उन्होंने कहा जी वो रिजल्ट आप, मैंने कहा रिजल्ट क्या रिजल्ट? इतने लोग आते हैं पूजा पाठ, मुझे नहीं याद। जी वो बेटी की शादी के लिए आपने कहा था कोई रिश्ता विश्ता। मैंने कहा कितना टाइम हुआ पूजा हुआ? कह रहे अभी महीना भी नहीं हुआ। मैंने कहा फिर कैसे रिजल्ट आएगा? मैंने तो कहा था 4 5 6 महीने में रिजल्ट आएगा। फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ। मैंने कहा अच्छा ये बिटिया आई है ना साथ में, तो अपनी मर्जी से शादी करने वाली थी। कह रही नहीं, अब ये कहती है कि मुझे आपकी मर्जी से करनी है। मैंने कहा रिजल्ट तो आ गया। सही, इससे बड़ा क्या रिजल्ट चाहिए? तो वो सकपका गई, क्योंकि वो बात उन्होंने मुझसे अकेले में की थी। पर लेकिन आप सवाल मुझे अकेले में आके पूछ रहे हो और जवाब उसके सामने, और जवाब उसके सामने पूछ तो रहे हो। फिर आपको थोड़ा पता है तो मैंने फिर उसके सामने ये बात एक बोल खोल दी। डिस्क्लोज। मैंने कहा आप चाहते ही तो यही थे ना पूजा के माध्यम से। तो वो लड़की ने उसकी तरफ देखा, अपनी मदर की तरफ। मैंने कहा बेटा बात वो नहीं है, आप उनको वो मत करो। मैंने इनको ये बात ऐसे ऐसे बोली थी, और मैं आपको भी ये बोल रहा हूँ कि पूजा का फल ही यही है कि जो आपके लिए सबसे सही हो वो सबसे बेस्ट हो। सही बात है। वो आपको मिले। सही। और मैं अभी भी यकीन दिलाता हूँ कि आपको वही मिलेगा। आपके पास ठीक है, आपने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आपके एक तो रिस्ट्रिक्शंस यही है कि हमारी ही कम्युनिटी में मिले। तो 100% में से तो आप 10% रह गए। सही। अब 10% में से आपने 4 शर्तें और रखी हैं। इतना फाइनेंशियली सक्षम हो, इतना मेंटली स्टेबल हो, इतना वो मैच्योर हो। तो अब आप 2% पे हो। बिल्कुल। तो 2% की तलाश में जितना समय लगेगा वो तो लगेगा। सही बात है। आपने कहा, मैंने कहा आपकी कुंडली बता रही है आप डोमिनेटिंग हो। उसने कहा जी मैं हूँ। मैंने कहा आपकी कुंडली बता रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। बोली वो भी ठीक है। मैंने तो फिर आप ऐसा व्यक्ति ढूंढो ना जो आपके कहने पे चल सके, हाँ। जिसके साथ आपकी वेवलेंथ में मैच हो। नौकर से शादी कर। नौकर हो या जो भी हो, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँ, मैं तो ये कहूँगा अपने से कम मैच्योर आदमी ढूंढो। हाँ सही है। अपने से ज्यादा मैच्योर ढूंढोगे तो बड़ा मुश्किल है। अपने से ज्यादा। और ऊपर से इंडियन बीइंग ए मैन, ही मेरे को कहते हुए शर्म नहीं आती बात कि हिंदुस्तानी मैन झूठी ईगो में जीवन भर जीता है। सही है। उसकी ईगो को तो आप तोड़ ही नहीं वो पाओगे। ताउमर खुल के जीता ही नहीं है। आप उसकी ईगो को तोड़ ही नहीं पाओगे, वो तो आपके कहने में चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो अच्छा है अगर कोई ऐसा मिल जाए जो कम मैच्योर हो, सही। आपसे कम कमाता हो, फिर वो आपके हिसाब से चल देगा। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अगला सवाल क्या पूछा, जिस बात से मैंने ये बात शुरू की थी, आज अभी आपने बात की, उन्होंने अगला सवाल पूछा कि कल मेरे बेटे का सीए का रिजल्ट आना है, आप बताओ क्या आएगा। मैंने कहा आज पूछा है दोबारा मत पूछना। हाँ। ये सवाल ही नहीं बनता एस्ट्रोलॉजर से पूछने का। जब उसने 23 दिन पहले आकर हाँ। मैंने कहा उसने जैसी मेहनत की होगी वैसा रिजल्ट, वैसा फल मिलेगा। सही बात है। कर्म से रिजल्ट है। आज मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैंने उनको बोला एस्ट्रोलॉजी इज ए बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिनको पॉसिबल हम अपने कर्मों से करते हैं। लेकिन इसमें एक बात निकलती है जो डायरेक्टली एग्जाम्स पर भी हम लागू कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो लिखकर जब जब स्टडी करते हैं, बड़े पढ़ाकू, बड़े अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन कई लोग बच्चों की ये शिकायत होती है कि जब हमारे सामने पेपर आया तो हम वो लिख नहीं पाए जो हमने किया था याद, जो हमारे दिमाग में था। तो मोरलेस ये बुद्धि संतम्पन का भी कुछ क्रिया इसमें हो सकती नहीं नहीं नहीं, ये ग्रह दशाओं का रोल है। है, ग्रह दिशाओं का। देखो फिर वही वाली बात, मैं एक चीज कहता हूँ हर व्यक्ति से, चाहे मैं हूं या दुनिया में कोई भी मेंटोर हो, वो आपके जीवन के अगर सपोर्ट नहीं है ना तो बेकार है। और अगर वो आपका डर बन रहा है तो और बुरी बात है। सही। हर चीज को नेगेटिविटी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये मनोरंजन की चीजें नहीं है, ये रोजमर्रा में खाने वाले रसगुल्ले नहीं है जो आपको रोज हो रही हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। अभी मैंने कहा कि काल सर्प लोग हैं या पितृदोष है, वो लाइफ में एक स्नेक एंड लेडर का गेम बनाता है। आप 99 पे ले जाएगा, 0 पे लाएगा, 99 पे ले जाएगा, 0 पे लाएगा। उसकी वजह से आप एफर्ट लगाते हो, और पूरा एफर्ट लगाने के बावजूद भी 100% एफर्ट का रिजल्ट आपका सिर्फ 40% या 50% आ रहा है, तो आप ग्रह दशा के शिकार हो। अब आप इसकी जब समाधान कर लेते हो तो वो 100% एफर्ट का रिजल्ट 80-90% पे आ जाता है। सही। बस, लेकिन रिजल्ट किसका आ रहा है? कर्म का। कर्म का रहा। तो घर बैठे हुए ना पहले पास हुए थे ना आज पास हुए। अब गुंजन जी ये बात कह देते कि हो सकता है, तो कई क्वेरीज आ जानी थी
कमर्शियल अच्छा हो जाना था, लेकिन जो सच है वही बताया उन्होंने। सत्य बहुत बड़ी चीज़ है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये कहोगे कि हाँ ये हो सकता है, बट मैं चौंका जब आपने कहा कि नहीं, और जो जो सच है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे जब हम बात करते हैं कि जो एंटिटीज क्या बात करते हैं, लेकिन ये मसान। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं अपनी पिछली स्टेटमेंट को एक तर्क भी देता हूँ, लॉजिक। बच्चे ने सारे साल मेहनत की, उसकी तैयारी पूरी है, अब वो गया एग्जाम देने, तो ग्रह दशा कैसे असर डालती? सपोज शनि या राहु का प्रभाव है, तो जब हम पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तब हमारा एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है, जी और एंजाइटी हमारे स्टेट ऑफ माइंड को कंफ्यूज कर देती है। बिल्कुल ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड विद द चिल्ड्रन। तो ऐसे समय के लिए भी वो सातमुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के काम आ सकता है। ओके। अगर कोई ग्रह दशा आपके लिए चल रही है और आपका बच्चा मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट नहीं ला पा रहा और आपको पता है अभी आप कोई और उपाय करने में सक्षम नहीं है, तो एग्जाम में कम से कम उसे सातमुखी रुद्राक्ष बनाए, क्योंकि शनि और राहु हमारे दिमाग को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि वो एंजाइटी को इतना हाई कर देते हैं। तो होता तो यही है ना, जब बच्चा एग्जाम में बैठा है तो उसको आता सब कुछ है, लेकिन उसका डर उसे कंफ्यूजन में डाल देता है, और कंफ्यूजन की वजह से उसे पता है कि मेरा जवाब सही है, वो फिर भी नहीं लिख रहा है। जी बिल्कुल। तो ये एक तर्क है उसके पीछे, ये एक लॉजिकल बात है, ये लॉजिकलेस बात नहीं है। तो एंट्रीज की बात हो रही थी गुंजन जी, उसमें क्या है, जैसे मसान हो गया या डाकनी वगैरह होगी, तो जब आप ये इनको हटाने की क्रिया करते हैं तो आपको नजर आती है? देखिए, ये एक सच्चाई मैं आज आपको बताता हूँ कि एक बार मुझे किसी ने पूछा कि ये जो एंटिटीज होती हैं क्या आपसे ऐसे बात करती हैं जैसे हम बात करते हैं? मैंने कहा ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। और मैंने एक तर्क दे दिया फिर। अब इस तर्क से किसी को क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी नहीं इससे कोई फर्क पड़ता, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच ये है, सपोज एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जिसका जन्म साउथ इंडिया में हुआ और वहीं वो एक्सपायर हो गई, वो उससे बाहर कभी निकली नहीं। सही। उसे हिंदी आती नहीं है, और हम इंग्लिश में भूतों से बातें करते नहीं है, तो फिर उसका मेरा तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अब मैं आपकी बात को तर्क संगत तरीके से जवाब देता हूँ कि ये जो एंटिटीज होती हैं इनकी कुछ पहचान होती है, उस पहचान से हम उन्हें पहचानते हैं। पहचान कैसी? कि इनके द्वारा किए गए वाइब्रेशंस, इनके द्वारा की गई क्रियाएं, इनके द्वारा आने वाले सिम्टम्स। जैसे मैंने कहा बुद्धि स्तंभन है, या चलो मैं आपको बात बताता हूँ, एंटिटी की बात हो रही है तो सूखा मशान है। सूखा मशान क्या करेगा? सूखा मशान सबसे पहले आपके बॉडी का वेट लूज कर देगा। ओके। तो ये उसका सिम्टम है, सिग्नेचर स्टेप है। एक एंटिटी है बुलकिया, जो देवता के रूप में पूछती है। ओके। पूरा यूपी उसे देवता के रूप में पूछता है, और है वो मसान भी और एक देवता भी है और एंटिटी भी है। उसको 52 रूपी देवता बोलते हैं। ओके। वो दिखाई कैसे देता है? अगर वो आपको, जब आप पर उसका प्रभाव होगा तो वो आपको सपनों में या विजन्स में किसी को नग्न अवस्था में के रूप में आप देखोगे। ओके। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो कोई बड़ा है। तो ये उसका एक सिग्नेचर स्टेप है। तो ऐसे ऐसे एंटिटीज को पहचाना जाता है। ये एक अलग बात है कि कभी कभी छवि रूप में या छाया के रूप में या परछाई के रूप में हम उनको महसूस कर पाते हैं, उनके ऑरा को महसूस कर पाते हैं, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं और उसी के हिसाब से हम इलाज करते हैं। लेकिन जैसे एक डॉक्टर, जिसे ये समझ आ भी जाए कि इन्फेक्शन कौन सा है और ये पूरी तरह श्योर ना हो कि वही वाला इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी वो मेडिसिन उस हिसाब से देता है कि इन्फेक्शन कोई और भी हो तो इलाज हो, दवाई असर करे। तो हमारा भी ट्रीटमेंट ये है, मेरा भी प्रोसेस यही रहता है कि अगर मुझे पता भी लग गया कि एंटिटी ये है, अगर 1% उस एंटिटी में कुछ और भी फेर बदल है, जो कि कम चांस होता है, क्योंकि मेरी एक आदत रही है, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि मैं रिजल्ट से पहले डायग्नोज पे फोकस करता हूँ, वो मेरा नेचर है। मैं जल्दबाजी में हूँ ही नहीं। अगर आज आप मेरे पास आए और बोलो कल चलो ट्रीटमेंट कर दो, मैं करूंगा ही नहीं। मुझे समय चाहिए अपने डायग्नोज का, और वो डायग्नोज का पर्पस ये होता है कि मैं डिटेल में उसे समझ लूँ कि कौन सी एंटिटी है, कितना प्रभाव डाल चुकी है और इसे हटाना है। नहीं भी अगर नहीं पहचान पाए 1%, तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें ये ट्रीटमेंट होता है कि अगर ये इतना समझ आ जाता है कि ये स्पिरिट है या एंटिटी है, एंटिटी है तो ये इलाज है, स्पिरिट है तो ये इलाज है, कोई दैवीय शक्ति है तो ये इलाज है। दैवीय शक्ति है तो सिंपल समाधान है, समर्पण ही समाधान है। हाथ जोड़ लो कि बस आप उन्हें हाथ जोड़ो, उन्हें प्रार्थना करो और उनको
कोई भोग ऐसा दो जिस पर वो मान जाए और मानकर उसको छोड़कर आपके साथ चल दें और उनको एक स्थान पर ले जाकर विदा कर दो। दूर ले जाने का कारण तब भी यही है कि जब तक आप किसी को किसी से डिटैच नहीं करोगे तब तक वो पूरी तरीके से उससे हटता नहीं है। सही। डिटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ना गुंजन जी, वैसे तो मैं इस बात पर ना कुछ ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, क्योंकि जो धर्म है वो एक इंसानी सभ्यता का हिस्सा है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग धारणाएं हैं, कोई गलत ठीक की बात नहीं है, सब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इंसान इस शरीर को त्यागता है फिर तो वो किसी धर्म का नहीं रहता। अब जैसे आपने कितने केस स्टडीज किए होंगे, कईयों का आपने इलाज किया होगा। जैसे आम तौर पर हम कहते हैं जिन्न आ गया, तो जिन्न का जो प्रेम्बल है वो आमतौर पर मुस्लिम के साथ जुड़ जाता है कि ये मुस्लिम एक उसका हिस्सा है। तो क्या सच में ऐसा होता है, या कोई आपको क्या ऐसा हुआ है कि कोई जिन्न वगैरह के साथ कोई एनकाउंटर हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज होती भी है कि जिन स्पेसिफिक है, फलाना स्पेसिफिक है, कुछ इस तरीके से? आपने बड़ी अच्छी बात पूछे सुनील जी। ये तो मैं जरूर कहूंगा, आपके सवाल बड़े मजेदार होते हैं धन्यवाद। और अच्छे सवाल होते हैं और आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं। आपकी बात मैं पूरी कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ना इंसान किसी धर्म में जन्म लेता ना किसी धर्म में मरता, बिल्कुल ठीक है। ना मरने के बाद धर्म में जाता। सही। और एक बात बता देता हूँ, जिसे हम धर्म मान रहे हैं वो धर्म है ही नहीं। धर्म की परिभाषा हमें गलत पढ़ाई गई है शुरू से। जिनकी आप बात कर रहे हो वो संप्रदाय हैं और समुदाय हैं। मैं आपको और क्लियर कर रहा हूँ ना, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये सब धर्म नहीं है, ये संप्रदाय संप्रदाय। इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध किसे कहते हैं? महाभारत। तो क्या वो हिंदू मुसलमान के बीच में हुई थी? भाइयों के बीच में हुआ था। तो उसे धर्म युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि गलत और सही के बीच में था। तो धर्म क्या है? एथिक्स इज द रिलीजन। सत्य ही धर्म है। वही एथिक्स इज द रिलीजन। धर्म सत्य है और सत्य ही धर्म है। तो पहले तो ये समझ लो कि धर्म का अलग, धर्म की जो परिभाषा हमें पढ़ाई गई है वो अलग है। अब आ जाते हैं रिलीजन, यानी संप्रदाय, समुदाय, जो भी है। रिलीजन इज अ सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन उसमें भी नहीं है। सोल्यूशन कर्मों में। अब आते हैं, कोई भी स्पिरिट, जब ये बात ही क्लियर हो गई कि ना उसने किसी धर्म में जन्म लिया जी, तो मरने के बाद भी वो किसी धर्म की नहीं है। ये सब एंटिटीज हैं, इनकी अपनी एक लाइफ है, एक अपना जीवन है, एक अपना प्रोसेस है। उसमें कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिन्होंने इंसानी रूप में जन्म लिया और बाद में एंटिटी बन गई। कुछ केवल इंसानी रूप से जन्म लेके स्पिरिट बनकर मुक्त हो गई, और कुछ एंटिटी के रूप में ही अवतरित हुई। जैसे जिन को कहते हैं कि आग से जन्म हुआ है। हाँ, तो जिन और या उस जिन्नात जो जिन्नात के राज आता है, जिन्नात, तो ये एंटिटीज ही हैं। अब इनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये होता है किसी पर्टिकुलर समुदाय में उनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए फिर वो जैसे कहते हैं ना कुरान के आयतें यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बांट दिया। हाँ, देखो, ना गाय हिंदू थी ना बकरा मुसलमान था। बिल्कुल सही। ये हमने बांटा है, बिल्कुल, है ना। हमने रंग बांट दिए, हमने जानवर। तो जावेद जाफरी कहता है ना कि सबसे कंफ्यूज तो तरबूज है। हाँ। बाहर से मुसलमान अंदर से हिंदू है। कितनी बढ़िया बात बोली है आपने। तो मैं कहीं सुनी थी बात कि धरती बांटी अंबर बांटा, बांट दिया भगवान को, कुछ तो छोड़ो मत बांटो इंसान को। सही बात है, बिल्कुल सही। खैर, इसकी जरूरत हमें नहीं है। और बशीर बद्र का एक शेर है कि बंद कर दो नफरतों को 7 संदूकों में, कि आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। खैर, एंटिटी का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, ना वो धर्म में पैदा होती है, ना किसी धर्म में मरती है, ना मरने के बाद जाती है। वो एक एंटिटी है, उसका अपना एक लाइफ है, एक जीवन है और एक तरीका है। हाँ, हर संप्रदाय में उनसे डील करने का तरीका है। तो कभी आपको कोई ऐसा मुस्लिम फैमिली के साथ हुआ है कि कोई मुस्लिम फैमिली ने आपके साथ कांटेक्ट किया? और बहुत सारी। तो फिर उन पर जो एंटिटीज होती हैं वो आप उनको कैसे डील करते हैं? देखो, उनके केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सोल्यूशन जो हम अपने हिंदू विचारधारा के हैं, जो हमारे शास्त्रों के हैं, उनमें कई समाधान हम उनको नहीं करवा पाते जी, वही वाले। लेकिन ये कि मैंने 25 सालों में रिसर्च किया और पढ़ा, मैंने कुरान को भी पढ़ लिया है, तो ईश्वर की कृपा से मुझे ये समझ आ गया कि उनको उनके द्वारा की जाने वाले कुछ सत्कर्म बताने तो सत्कर्म ही है ना। देखो, रिजल्ट तो सत्कर्म से आता है। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाकर किसी बिजार सांड या गाय को पालक खिला दो, तो ये काम तो वो भी कर सकते हैं जी। कबूतरों को हरे मूंग की दाल डाल दो, तो ये तो वो भी कर सकते हैं जी। मैं उनको बोलता हूँ कि किसी
अच्छी मज़ार पे जाकर, किसी पीर पैगंबर की मज़ार पे जाकर भूखों को खाना खिला दो, तो ये तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो सत्कर्म है। ये सत्कर्म है। सत्कर्म कोई भी करेगा उसका फल मिलेगा। जी। कभी कभी कुछ चीजें होती है, जैसे हम अपने उसमें बताते हैं कि भाई आप ईश्वर का नाम लो, आप जैसे अभी हमने बताया कि समर्पण ही समाधान है। तो अगर एक व्यक्ति हिंदू विचारधारा का है तो मैं उसको बोलता हूँ आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। फिर एक मुस्लिम विचारधारा का है तो मैं उसे कुछ आयतें पढ़ने के लिए बोल देता हूँ, या मैं उसको बोल देता हूँ आप इस दिन जाकर यहाँ पर ये चलाओ, क्या कहते हैं, आप भूखों को खाना खिलाओ, या कुछ ऐसा सत्कर्म मैं उनको बता देता हूँ जो वो कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हालांकि आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने काल सर्प की पूजा कराई, उन्होंने बैठ के करी। क्योंकि जब वो मेरे साथ बैठे और मैंने उन्हें तार्किक जवाब दिया तो उन्हें समझ आ गई कि आप मेरे पास आए हो कुंडली दिखाने। कुंडली निकली हमारे एक शास्त्र से, और उस शास्त्र ने कुंडली निकाली, कुंडली से समस्या निकली, समस्या से समाधान निकला। मैंने कई क्रिश्चियंस को बिठा कर काल सर्पयोग की पूजा कराई, आप बिलीव करो ना करो। नहीं, उसमें जब इंसान जब के हाथ में कुछ रहता नहीं है तो फिर वो अपने सर्वाइवल ढूंढता है, और सर्वाइवल उसको कहीं से भी मिले। ऐसा नहीं है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारा वे ऑफ लेने की धर्म जिसे कहते हैं वही सबसे ऊपर है, इसलिए क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, कई हिंदू भी मुस्लिम की जगह जाते हैं, क्रिश्चियन के पास जाते हैं, ये सब चलता रहता है। हर एक को जहाँ पर थोड़ी सी शांति मिलती है वो वहाँ पर जाता है। गुरुद्वारों में भी लोग जाते हैं। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अजमेर शरीफ पे जाने वाले तीर्थ यात्रियों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। जितनी दरगाहें देख लो सबसे ज्यादा हिंदू हैं। नहीं देखो, मैंने मोस्ट फेमस बात करी अजमेर शरीफ, जी। वहां पर जाने वाले जो यात्री हैं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर, जो यात्री है वो, जो स्पेशल जाते हैं जो स्पेशली अजमेर शरीफ जा रहे हैं वो हिंदू है। हम्म, तो और उसको वहां जाकर कुछ ना कुछ फल मिलता है ना, बिल्कुल सही। तो नेकी का फल है, जी। इंटेंशन का फल है, हम्म, बिलीफ सिस्टम का फल है। बिल्कुल तो बिलीफ सिस्टम जिस पर आ जाए वहीं से रिजल्ट है। सही है। पाथर पूजा थारी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार, कबीर जी ने कह दिया। बिल्कुल। हिंदुओं को लगा कि यार ये तो ना हमारे ऊपर कह दिया, हाँ। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि कंकर पत्थर बीन के मस्जिद दियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। जी। कबीर जी दोनों में से किसी भी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं थे। उनका वो कहना सिर्फ ये था कि इंटेंशन से रिजल्ट है, बिलीफ सिस्टम से रिजल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोई भी हो। तो आज मैं भी वही बात, और मैं इस विचारधारा में खुद भी बिलीव करता हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपको मुझ पर विश्वास हुआ, मेरे द्वारा बताए हुए कर्मों पे विश्वास हुआ, और आपने उन कर्मों को विश्वास से किया, तो रिजल्ट विश्वास से आया। जी। बस, और किसी चीज से बिल्कुल रिजल्ट नहीं है। अब आपने कबीर जी की बात की है तो पॉडकास्ट जो है अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो छोटा सा कबीर जी का ना एक वो है किस्सा है, जी 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 तो उसी से खत्म करते हैं और अगले पॉडकास्ट की जो तैयारी है उसका भी बताते जाएंगे जी कि जी। हमने क्या बात करनी है। तो एक बार ना कबीर जी के घर कोई आए उनसे मिलने, तो वो उनसे पहली दफ़ा मिल रहे थे, तो शायद आपने सुना होगा, जी जी है ना? तो फिर भी जिन्होंने नहीं सुना, तो उन्होंने कभी देखा नहीं था कबीर जी को, तो उनकी पत्नी थी कबीर जी की, तो पूछते हैं जी कहाँ पे है, वो कहते हैं जी वो तो किसी की मृत्यु हो गई है तो संस्कार में गए हैं, तो आप भी चले जाइए वहाँ उनसे मिल लीजिए। तो वो पूछते हैं कि मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप वहाँ शमशान में जाएंगे ना, तो जब संस्कार हो रहा होगा तो सबके ऊपर ना मौत का वैराग होगा कि जीवन कुछ नहीं है, सबके ऊपर एक जोत जल रही होगी कि कुछ नहीं है जीवन, वो जोत होगी। कहते जैसे ही शमशान से बाहर निकलेंगे ना वो लोग सब फिर भूल जाएंगे, फिर अपने काम में दिमागों में चीजें आएंगी, लेकिन जिस पर फिर भी जल रही होगी वो कबीर होगा। तो ये कबीर जी की बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य बात। उनकी महानता थी। अब हम आज का जो पॉडकास्ट है इसको फिलहाल के तौर पर यहीं पर विराम लगाते हैं, जी क्योंकि समय भी एक चीज होती है जी, जिसका बिल्कुल ठीक हमेशा है। सत्कार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक कहावत है गुंजन जी, कि चमत्कार को ही नमस्कार है। और हमारी जो ऑफ कैमरा बात हुई थी जिसमें हमने इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया था कि चमत्कार किसका माना जाए, हालांकि तो सिर्फ एक का ही माना जाता है क्योंकि वही समर्था रखते हैं चमत्कार करने के, लेकिन आज काफ़ी मार्केट में ऐसे बाबा आ गए हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड है ना? सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो
डिस्कस करेंगे वो भी, लेकिन साथ के साथ ही जैसा हमारे हॉरर के व्यूअर्स चाहते हैं कि कोई किस्सा तो आप उसको भी करें, कुछ केसेस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे आज बड़े अच्छे केसेस हमने डिस्कस किए। साथ के साथ ही जो गुंजन जी है, आपने उनकी बातों के तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ट्रस्ट आया होगा कि अगर आपकी कोई परेशानी है, अच्छे तरीके से परखिए, जांचिए, आपको लगता है कि गुंजन जी आपकी परेशानी को हल करने में मदद कर सकते हैं, ना कि हल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि आप अगर खुद की मदद नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपकी मदद कर नहीं सकता, करेगा नहीं करेगा, यानी कि वो करेगा नहीं। कर तो सब कुछ सकते हैं, जिन्होंने सब चीज का निर्माण किया वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हो पाएगी गुंजन जी की बातों से, तो गुंजन जी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। आप इजी टू रीच हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको मैसेज ड्रॉप करेंगे और कई कई दिन कई कई महीने कोई आंसर ही नहीं आएगा। प्रायोरिटी के बेस पर आंसर आएगा। और अगर आप साथ में लिख देंगे कि सुनील का चैनल देखकर हमने देखा था, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे वजह से और जल्दी कर देंगे, थोड़ा सा चलो उनको भी रहेगा कि हाँ भाई ऐसी बात हुई है, तो वो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ, जरूरी नहीं कि आपको पैरानॉर्मल या फिर कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं जिसका आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से कोई हो सकता है, कुछ संबंध हो सकता है,